हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज हम आपके सामने टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जो कि टेस्ट सीरीज पार्ट 9 है और हमने आज की टेस्ट सीरीज में फिजिक्स के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि आने वाली सभी पेपर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। अगर आपने हमारी प्रीवियस टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप वहां जाके हमारी प्रीवियस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। लेट्स गो टू द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो यहाँ हमें बताना है कि तेल दीप की बत्ती में तेल जो है वो किसके कारण ऊपर उठता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिका क्रिया। तो केशिका क्रिया के कारण तेल दीप की बत्ती में तेल जो है वो ऊपर की ओर उठता है। मूव करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। श्यानता की इकाई क्या है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि श्यानता की इकाई जो है वो क्या है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्वाइज। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि उत्प्लावकता से संबंधित जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट है वो उत्प्लावकता से संबंधित है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित है? तो यहाँ हमें बताना है कि जो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज है वो कौन से देश से संबंधित है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस। तो जो आर्किमिडीज साइंटिस्ट है वो ग्रीस से संबंधित है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि जो ध्वनि तरंगे होती है उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ जो होते हैं वो निम्नलिखित 4 ऑप्शंस में से कौन सी एक तरंग का यूज करते हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराश्रव्य तरंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ध्वनि तरंगे हैं, तो यहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है और बताना है कि ध्वनि तरंगे जो होती है वो क्या है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबवत। जो ध्वनि तरंगे जो होती है वो लंबवत होती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो यहाँ हमें बताना है कि वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, और यदि अगर दाब को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो यहाँ हमें बताना है कि जो ध्वनि की चाल होती है वो अधिकतम होती है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में। पात में ध्वनि की जो चाल है वो अधिकतम होती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। वायु में ध्वनि का वेग कितना है? तो यहाँ हमें बताना है कि वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो लगभग कितना होता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 332 मीटर प्रति सेकंड। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो यहाँ हमें बताना है कि 100 डेसिबल का शोर जो है वो निम्न में से कौन से संगत में होगा। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। तो किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल में 100 डेसिबल का शोर जो है वो होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो यहाँ हमें बताना है कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न जो ध्वनि का भेद है वो निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ध्वनि गुणता के कारण। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि जो हम दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो यहाँ हमें बताना है कि दूध से क्रीम को निकालने के लिए, क्रीम को अलग करने के लिए कौन सा बल जो है वो लगता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल के बल से दूध से क्रीम को निकाला जा सकता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो यहाँ हमें बताना है कि कोई व्यक्ति अगर साइकिल चला रहा है तो अगर वो टर्न लेता है तो वो क्यों झुकता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, ताकि वह उसे गिरने से बचाएगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो यहाँ पे हमें बताना है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो
क्या उसमें बदलेगा? तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो एक पत्थर को चांद की सतह से अगर पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका भार जो है वो बदल जाएगा, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो यहाँ बताना है कि किसी लिफ्ट में बैठे पर्सन को अपना जो वेट है वो कब ज़्यादा महसूस होता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो यहाँ हमें बताना है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ बताना है हमें कि मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब जो है वो बनता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा उल्टा। तो मानव आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक रियल बनता है और उल्टा बनता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ बताना है हमें कि अगर 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसको कौन से दर्पण की न्यूनतम लंबाई वाला जो दर्पण है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.75 मीटर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि पेट और शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए कौन सी जो तकनीक है, एंडोस्कोप जो तकनीक, वो किस पर आधारित है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है कि जो इंद्रधनुष है वो किसके कारण होता है। तो बताना है कि इंद्रधनुष जो है वो किसके कारण दिखाई देता है या किसके कारण होता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो परावर्तन और अपवर्तन के कारण जो है वो इंद्रधनुष होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो यहाँ बताना है हमें कि जो आकाश का रंग है वो नीला प्रतीत होता है, किसके कारण जो है वो नीला प्रतीत होता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश का रंग जो है वो नीला प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। ये हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। हमने कुछ 5 क्वेश्चंस को और इंक्लूड किया है टेस्ट सीरीज के, तो चलिए उन क्वेश्चंस को देख लें और उन क्वेश्चंस के आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं उन क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण
डिफ्यूजन का कारण क्या है? तो यहाँ पर बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश के डिफ्यूजन का कारण जो होता है वो क्या है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो यहाँ पे बताना है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, तो क्यों लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है? तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो समुद्र है वो नीला प्रतीत होता है, तो उसका रीजन क्या है? तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण? तो यहाँ बताना है कि जो अस्त होते समय सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है, तो उसका कारण क्या है? तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है? तो यहाँ बताना है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपने प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड किया है, हमारे प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।